डीवी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। खबरें आज की। नमस्कार, मैं हूं समीर आत्मजमेश। ऑपरेशन सिंदूर पर गरमाई सियासत, विपक्ष ने प्रधानमंत्री पर लगाए आरोप। डायलॉग्स दे रहे हैं साहब, जा जाकर ये सिंदूर है, इसमें रगों में मांग क्या है, खून है, गरम है, ठंडा है, और गोली खाओ, रोटी खाओ। ये प्रधानमंत्री। पहलगाम में जम्मू कश्मीर कैबिनेट की हुई बैठक, बोले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। हम चाहते हैं कि दुनिया जम्मू कश्मीर की टूरिज्म को एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के तौर पे देखे, बनिस्बत के किसी और तौर पे। मणिपुर में फिर गरमाया माहौल, हो रहे हैं प्रदर्शन। अमेरिका के बाद अब यूरोपीय देशों ने भी दिया रूस को झटका, यूक्रेन के खिलाफ लगे प्रतिबंध उठाए। Es gibt keinerlei Reichweitenbeschränkungen mehr für Waffen, die an die Ukraine geliefert. होंगी खेल की खबरें और खास रिपोर्ट भी, लेकिन पहले हेडलाइंस। हेडलाइंस के साथ मैं हूं अतुल सिन्हा। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा फिल्मी विलन की तरह डायलॉग मार रहे हैं प्रधानमंत्री। गंभीर सवालों पर चुप्पी साधने का आरोप, पूछा किन शर्तों पर किया सीज फायर और कहां हैं पहलगाम हमले के असली आतंकी। राहुल गांधी के मनुवाद वाले पोस्ट पर भाजपा ने किया पलटवार, कहा कांग्रेस के शाही परिवार ने SC ST और OBC को दिया धोखा। राहुल ने कहा था नॉट फाउंड सुटेबल अब नया मनुवाद है। ओवैसी ने पाक आर्मी चीफ को बताया जोकर, कहा नकल के लिए भी चाहिए अकल। फेक फोटो दिखाकर कर रहा है जीत का झूठा दावा। और वियतनाम ने दिया ट्रंप के परिवार को 13,000 करोड़ का गिफ्ट, गोल्फ रिजॉर्ट उनके नाम किया। अमेरिका से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रहा है वियतनाम। डीवी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बार फिर राजनीतिक तल्खी शुरू हो गई है। 2 दिन की गुजरात यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से इसके राजनीतिक इस्तेमाल की कोशिश की है, उसे लेकर विपक्ष ने सख्त आपत्ति जताई है। यहां तक कि पाकिस्तान की तरफ से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों पर हैरानी जताई गई है और पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से उन बयानों का संज्ञान लेने की अपील की है। पूरे ब्यौरे के साथ हैं अंशिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा और आखिरी दिन था। शुरुआत सिंदूर सम्मान यात्रा से हुई और आज भी रोड शो निकाले गए। प्रधानमंत्री ने तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, भाषण दिया और उद्घाटन किए। और इन सभी कार्यक्रमों में कॉमन फैक्टर था ऑपरेशन सिंदूर, जिसका श्रेय खुद प्रधानमंत्री लेते दिखे। गुजरात के गांधीनगर में भी प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। दोस्तों, 6 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से प्रारंभ हुआ था, लेकिन अब ये ऑपरेशन सिंदूर जन बल से आगे बढ़ेगा। और जब मैं सैन्य बल और जन बल की बात करता हूं, तब ऑपरेशन सिंदूर जन बल का मतलब मेरा होता है जन जन। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर के राजनीतिक इस्तेमाल की निंदा तो की ही है, सरकार और प्रधानमंत्री से उन सवालों के जवाब भी पूछ लिए हैं जो पहलगाम हमले के बाद से लेकर सीज फायर तक पूछे जा रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आज एक बार फिर उन सवालों को दोहराया। ये मजाकिया विषय है नहीं। जिस तरह से वो कभी प्रेम चोपड़ा की तरह, कभी परेश रावल की तरह डायलॉग्स दे रहे हैं साहब, जा जाकर ये सिंदूर है, इसमें रगों में मांग क्या है, खून है, गरम है, ठंडा है, और गोली खाओ, रोटी खाओ। ये प्रधानमंत्री। आज तक हमें जवाब नहीं मिला कि 2023 में पुंछ में जो आतंकियों ने किया, 2 अक्टूबर 2024 में गांधरबल में जो किया, गुलमर्ग में अक्टूबर 2024 में जो किया, पहलगाम में अप्रैल 2025 में जो किया, उन आतंकियों का क्या हुआ, वो कहां है। वहीं प्रधानमंत्री के उस बयान को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सख्त आपत्ति जताई है, जिसमें पीएम मोदी ने पाकिस्तान के नागरिकों को शांति से रहने, रोटी खाने की नसीहत दी और ऐसा न करने पर मोदी की गोली की चेतावनी। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस पर एक बयान जारी किया है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पीएम मोदी के इस भाषण का संज्ञान लेने की अपील की है। भारत में भी पीएम मोदी अपने उस बयान पर घिरे नजर आ रहे हैं। आरजेडी नेता मनोज झा कहते हैं, देखिए, जिन मसलों को वो गिना रहे हो वो मसला हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है आतंक की प्रयोगशालाएं। स्वीकार करिए कि आपके टेरिटरी में आतंक की प्रयोगशालाएं सरकार और मिलिट्री की सहमति से चलती हैं और स्वीकारोक्ति के बाद उस पर पहलकदमी लीजिए।
उन प्रयोगशालाओं को नष्ट करिए ताकि दहशतगर्दी और नफरत का जो घालमेल आपने करने की कोशिश की थी उस पर लगाम लग सके। इस बीच ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान की हकीकत बताने दुनिया भर के देशों में निकले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की यात्राएं जारी हैं, लेकिन ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि आखिर इन यात्राओं का हासिल क्या है। टीवी लाइव रेडियो के लिए मैं अंशिता। पहलगाम में आतंकी हमले को 1 महीने से ज्यादा हो गए हैं और आज जम्मू कश्मीर सरकार की कैबिनेट की बैठक के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की गई कि पर्यटकों के लिए जम्मू कश्मीर तैयार है और सुरक्षित है। इस दौरान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का कहना था, हम चाहते हैं कि दुनिया जम्मू कश्मीर की टूरिज्म को एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के तौर पे देखे बनिस्बत के किसी और तौर पे, और हमारी कोशिश रहेगी कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें मैं मानता हूं फूक फूक के कदम रखने होंगे, लेकिन हमारी कोशिश है कि आहिस्ता आहिस्ता टूरिज्म का सिलसिला जो है वो जम्मू कश्मीर में और खासकर कश्मीर की वादी में दोबारा शुरू हो जाए। कैबिनेट बैठक में पर्यटन को पुनर्जीवित करने और आगामी अमरनाथ यात्रा सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की किश्त जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी भी दी गई। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुनते हैं देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें और खबरों के बीच की खबरें यानी विश्लेषण भी। खबरों और विश्लेषण के अलावा यहाँ होती है साहित्य, कला, संस्कृति और विज्ञान से लेकर आर्थिक और खेल जगत की भी चर्चा। और अब बात करते हैं पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर की। मणिपुर में पिछले 2 साल से जारी जातीय हिंसा राष्ट्रपति शासन के चलते कुछ थमी जरूर नजर आ रही थी, लेकिन वहां हालात एक बार फिर बिगड़ गए हैं। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प की खबरें आ रही हैं और स्थिति यहां तक बिगड़ गई कि राज्यपाल को एयरपोर्ट से राजभवन तक जाने के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ा। क्या है पूरा मामला, बता रही हैं आंचल। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद हालात सामान्य होने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन इस उम्मीद को तब झटका लगा जब रविवार को सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा हुए प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि इस बार विवाद राज्य परिवहन की एक बस पर लिखे मणिपुर शब्द को ढकने को लेकर शुरू हुआ। दरअसल हुआ ये कि मणिपुर की राजधानी इम्फाल से करीब 80 किलोमीटर दूर नगा बहुल पहाड़ी जिले उखरूल में 20 मई से शुरू हुई लिली महोत्सव का आयोजन किया गया था। इस मौके पर प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा के बीच इम्फाल से कई पर्यटकों समेत मैतेई समुदाय के लोगों को भी उखरूल ले जाने की व्यवस्था की थी, लेकिन महज 25 किलोमीटर यात्रा के बाद सुरक्षा बलों ने एक चेक पोस्ट पर साथ जा रहे पत्रकारों की बस को रोका और बस के सामने लिखे मणिपुर स्टेट ट्रांसपोर्ट में मणिपुर शब्द को ढक दिया। इस बात को लेकर पत्रकारों और सुरक्षा बलों के बीच काफी बहस हुई और सभी पत्रकार वहीं से वापस इम्फाल लौट गए। मैतेई समाज के हितों के लिए बनी कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ मणिपुर इंटीग्रिटी यानी कोकोमी ने सरकारी बस से राज्य का नाम हटाने के लिए राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से माफी मांगने की मांग रखी है। इसके साथ ही राज्य के सुरक्षा सलाहकार और कई अफसरों से इस्तीफा देने की मांग की थी। इन्हीं मांगों को लेकर कोकोमी ने रविवार से पूरे मणिपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा की, जिससे प्रदेश का माहौल फिर से गर्मा गया है। कोकोमी का कहना है कि कुकी समुदाय के लोगों के डर की वजह से सरकारी बस पर मणिपुर शब्द को ढक दिया गया। राजभवन के बाहर प्रदर्शन लगातार जारी है। मणिपुर में 3 मई 2023 से मैतेई और कुकी जनजाति के बीच शुरू हुई जातीय हिंसा को पूरी तरह रोकने और प्रदेश में सामान्य माहौल बहाल करने में लगातार दिक्कतें आ रही हैं। इसी साल 13 फरवरी को एन बीरेन सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। वहीं मणिपुर में स्थिति न संभाल पाने को लेकर केंद्र सरकार पर भी लगातार सवाल उठ रही हैं। विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी से मणिपुर जाने की मांग कर रहा है, लेकिन हिंसा शुरू होने से लेकर अब तक प्रधानमंत्री मणिपुर से दूरी बनाए हुए हैं। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आंचल। और इस बीच कांग्रेस पार्टी ने राज्यपाल अजय भल्ला को वापस बुलाने की मांग की है। सरकारी बस के विंडशील्ड पर राज्य का नाम छुपाने को लेकर हो रहे विरोध के बीच मणिपुर कांग्रेस के अध्यक्ष कैशम मेघचंद्र ने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति शासन राज्य में शांति बनाए रखने में विफल रहा है। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की, और अब रुक करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में रूस के लिए मुसीबतें बढ़ती दिख रही हैं। एक और जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को काफी खरी खोटी सुना चुके हैं, वहीं अब यूरोपीय देशों की ओर से भी रूस के लिए परेशानी बढ़ाने वाली खबर आ रही है। यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को भेजे जाने वाले हथियारों पर जो प्रतिबंध लगाए थे उसे हटा लिया गया है। और जानकारी दे रही हैं
आंचल। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने घोषणा की है कि जर्मनी ने फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका के साथ मिलकर यूक्रेन को भेजे जाने वाले हथियारों पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है ताकि यूक्रेन को रूस के खिलाफ लड़ाई में मदद मिल सके। बर्लिन में हो रहे WDR यूरोपा फोरम 2025 में मर्ज ने कहा, Es gibt keinerlei Reichweitenbeschränkungen mehr für फ्रेडरिक मर्ज कह रहे थे कि यूक्रेन को दिए जाने वाले हथियारों पर अब कोई सीमा प्रतिबंध नहीं है, न ही ब्रिटेन की तरफ से, न ही फ्रांस की तरफ से और न ही हमारी या फिर अमेरिका की तरफ से। अब यूक्रेन रूस के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर बेहतर ढंग से खुद की हिफाजत कर सकेगा। मर्ज ने यही बात अपने एक्स हैंडल पर भी लिखी है। हालांकि रूस ने इस पर सख्त रुख अपनाया है। रूस का कहना है कि पश्चिमी देशों ने जिस तरह से ये प्रतिबंध हटाया है वो एक खतरनाक कदम साबित हो सकता है, क्योंकि इन प्रतिबंधों के हटने से यूक्रेन लंबी दूरी के हथियारों का आसानी से इस्तेमाल कर सकेगा। रूस के राष्ट्रपति के दफ्तर यानी क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का कहना है कि यदि ये फैसला वास्तव में लिया गया है तो वो शांति समाधान की हमारी इच्छाओं के बिल्कुल विपरीत है और ये काफी खतरनाक फैसला है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुए 3 साल से भी ज्यादा वक्त हो गया है, लेकिन भीषण तबाही के बावजूद अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कई बार युद्ध विराम की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन सफल नहीं हुए। वहीं रूस के खिलाफ खुद को मजबूत करने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की जर्मनी में टॉरस क्रूज मिसाइल पाने की भी काफी दिनों से कोशिश कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्ज सत्ता संभालते ही इस सौदे को मंजूरी दे देंगे। ये सौदा यूक्रेन के लिए बेहद अहम है, खासकर रूस के खिलाफ लंबी दूरी की मारक क्षमता बढ़ाने के लिहाज से। जर्मनी और अन्य यूरोपीय देशों के रुख को देखते हुए अब इस समझौते पर मोहर लगने के भी आसार दिखाई दे रहे हैं। DB लाइव रेडियो के लिए मैं आंचल। आप सुन रहे हैं DB लाइव रेडियो, आपकी आवाज। और अब वक्त हो चला है खेल की खबरों का। खेल की खबरों के साथ हैं यश त्रिवेदी। IPL 2025 का फाइनल 3 जून को अहमदाबाद में होने वाला है और इस बार की क्लोजिंग सेरेमनी खास होगी। BCCI ने इस मौके को भारतीय सेना के शौर्य को समर्पित करने का फैसला किया है, खासकर ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को सेलिब्रेट करने के लिए। BCCI के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने बताया कि बोर्ड ने थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह समेत सेना के बड़े अधिकारियों और जवानों को फाइनल मैच देखने के लिए इनवाइट किया है। सैकिया ने कहा, BCCI देश की सेना की बहादुरी, हिम्मत और बिना स्वार्थ की सेवा को सलाम करता है। ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने जो वीरता दिखाई उसने पूरे देश को प्रेरित किया है। दरअसल 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना ने 6 और 7 मई की दरमियानी रात को ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसके बाद पाकिस्तान के सीज फायर रिक्वेस्ट पर भारत ने अपने अभियान को रोक लिया था। सैकिया ने आगे बताया कि हमने फैसला लिया है कि IPL की क्लोजिंग सेरेमनी को पूरी तरह से हमारी आर्म्ड फोर्सेस को डेडिकेट किया जाए। क्रिकेट भले ही देश का जुनून है, लेकिन देश की सुरक्षा और अखंडता उससे भी ऊपर है। इस सेरेमनी में सेना के जवानों को सम्मानित किया जाएगा। वैसे इस साल IPL में कुछ मुश्किल पल भी सामने आए। 8 मई को धर्मशाला में पंजाब दिल्ली का मैच पाकिस्तान के ड्रोन अटैक की वजह से बीच में ही रोकना पड़ा था। इसके अगले दिन BCCI ने टूर्नामेंट को 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया था। फिर सीज फायर के ऐलान के बाद बचे हुए मैचों को रीशेड्यूल किया गया। इस बार का IPL फाइनल न सिर्फ क्रिकेट का जश्न होगा, बल्कि देश के असली हीरोज को सम्मान देने का भी मौका होगा। यश त्रिवेदी, DB लाइव रेडियो। खेल की खबरें सुना रहे थे यश त्रिवेदी। और अब आज की खास रिपोर्ट। आज देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 61वीं पुण्यतिथि है। आज पंडित नेहरू को याद करना क्यों जरूरी है? उन्होंने कौन से ऐसे दस्तावेजी साहित्य रचे जिससे हम अपने हिंदुस्तान की विविधता में एकता को समझ सकते हैं? उनके जीवन के संघर्षों और लेखन पर नजर डाल रहे हैं हमारे साथी अतुल सिन्हा। 1942 से 45 के बीच स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल में रहते हुए पंडित नेहरू ने जिस तरह भारत की तलाश करती हुई अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी और उसी तरह 1934 में जेल में ही रहते हुए अपनी बेटी इंदिरा गांधी को लिखे पत्रों के जरिए ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री लिखी, उससे उनके लेखन और चिंतन के साथ साथ उनके दर्शन की झलक बहुत गहराई से मिलती है। 27 मई 1964 को नेहरू संसद आने वाले थे। विशेष सत्र में कश्मीर के सवाल पर जवाब देने वाले थे, लेकिन वह नहीं आए और अचानक खबर आई कि वह अब नहीं रहे।
बेशक इस बात के आज 61 साल हो रहे हों, लेकिन आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाने वाले जवाहरलाल नेहरू को लेकर आज भी सियासत जारी है। उन्हें खारिज करने वाली ताकतें तरह तरह के अवैज्ञानिक और झूठे तर्क ढूंढ ढूंढ कर नेहरू को नकारते रहे हैं। उन्हें इस तथ्य से कोई सरोकार नहीं कि नेहरू का चिंतन और विचारधारा भारत के विकास में कितनी अहम रही है। आज मौजूदा सत्ता के मठाधीश अपने लहू में सिंदूर दौड़ने की बात करते हैं। पहलगाम हमले जैसी भयानक आपदा के बाद भी नए राजनीतिक अवसर तलाशने से नहीं चूकते। ऐसे में नेहरू इसलिए भी निरंतर प्रासंगिक होते जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने कभी खुद को देश से ऊपर नहीं माना। नेहरू की सबसे बड़ी राजनीतिक हार बेशक 1962 में हुए चीन युद्ध के तौर पर देखी जाती रही हो। इससे आहत नेहरू के स्वास्थ्य पर इसका असर भी गंभीर रूप से पड़ा और चौतरफा आलोचनाओं से परेशान होकर नेहरू को जनवरी 1964 को भुवनेश्वर में ब्रेन स्ट्रोक का शिकार भी होना पड़ा। शरीर के एक हिस्से ने काम करना बंद कर दिया और 4 महीने बाद उन्होंने सबको अलविदा कह दिया। बावजूद इसके चीन से हार के बाद नेहरू ने पूरे देश में अपनी यात्राएं जारी रखी, आलोचनाओं का हर मंच पर जवाब देते रहे, परिवार के साथ पहलगाम भी गए, वही पहलगाम जो आज सबकी जुबान पर है। पढ़ते लिखते रहे और खुद को वैचारिक तौर पर कभी कमजोर नहीं होने दिया। दरअसल नेहरू को याद करने के पीछे आज हमारा मकसद उनकी साहित्यिक अभिरुचियों और लिखने पढ़ने पर चर्चा करने का है। उनकी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर श्याम बेनेगल ने 53 एपिसोड में जब भारत एक खोज बनाई तो सारे देश ने नेहरू के भारत को समझने की कोशिश की। भारत माता की जय कहने वालों को नेहरू ने कैसे इसका मतलब समझाया, वह भी दिलचस्प है। इसके अलावा क्या? इसके अलावा भी कुछ ऐसा है जो इन सबसे अहम है। वो क्या? आप बताइए पंडित जी। भारत माता तो ये सब है ही, नदियां, पहाड़, खेत, पेड़, घने जंगल, समंदर, आसमान, पर मेरे या तुम्हारे बिना ये सब बेमतलब है। सबसे अहम है भारत की सरजमीन पर फैली आवाम, भारत के लोग। दरअसल अपने करोड़ों बेटे बेटियों से ही भारत माँ की पहचान है, इसलिए उसकी जीत होगी आप सभी की जीत से। यानी कि देखा जाए तो आप सभी अपने आप में भारत माता हैं। उनकी 3 ऐतिहासिक किताबें ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, एन ऑटोबायोग्राफी और डिस्कवरी ऑफ इंडिया इतिहास लेखन और साहित्य में अहम जगह रखती है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू की सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक और ऐतिहासिक रचना मानी जाती है। जेल में 3 सालों में लिखी गई इस किताब में नेहरू ने भारत की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक यात्रा का विस्तार से जिक्र किया है। उन्होंने भारत की विविधता को सामने लाते हुए इसमें एकता के सूत्र को खूबसूरती से सामने लाने की कोशिश की है। वहीं ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में उन्होंने दुनिया के इतिहास को एक कहानी की तरह पेश किया जो प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक युग तक फैला हुआ है। नेहरू ने इसमें साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की आलोचना की है। इसी तरह 1936 में लिखी गई एन ऑटोबायोग्राफी नेहरू के जीवन, स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका और उनके वैचारिक विकास का एक आत्मचिंतन है। यह न केवल एक आत्मकथा है बल्कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का एक ऐतिहासिक दस्तावेज भी है। बेशक नेहरू को समझना है तो उनकी इन कृतियों को पढ़ना बेहद जरूरी है। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं अतुल सिन्हा। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए डीबी लाइव रेडियो के साथ। हर रोज सुनिए दिन भर की खबरों और विश्लेषण का हमारा ये प्रोग्राम खबरें आज की। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।